हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके ऊपर जो ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि सीटेट जुलाई 2024 और एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स। तो दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल आप आज की ये क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। एक मैराथन क्लास ये समझिए, पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री को, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कंप्लीट हिस्ट्री कक्षा 7 6 7 8 यानी कि, और वो भी केवल एक वीडियो में। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो ये आपको देख कर जाना ही होगा। ये बिल्कुल बात सही है। यदि आप नहीं देख कर जाएंगे तो बाद में ये कहेंगे कि मेरा जो है कि सीटेट नहीं क्लियर हुआ इस वजह से। तो दोस्तों, अगर आप पूरा चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट आए वो एसएसटी में बेहतर आए और सीटेट जो है कि आपका क्लियर हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियोस को देखना ही आपको होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसके में। और बता दें, इसमें जो है कि मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ अवेलेबल फ्री, तो आपको पीडीएफ भी मैं दूंगा, यानी सारे नोट्स जो है आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी नोट्स है और उससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा और उससे छोटा आपका कोई नोट्स भी नहीं बनाकर दे सकता है, ये भी मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक एक चैप्टर वाइज चीज़ें हम लोग को जो है कि पॉइंट वाइज बिल्कुल पढ़ेंगे और पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ रहे होंगे, ये आपका चैप्टर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। इससे क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, केवल एक इस लाइन से कि लोग कहाँ रहते थे। इस चैप्टर से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लोग कहाँ रहते थे, यानी कि अब अगर हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोग कैसे मतलब आए, सभ्यता का विकास हुआ, लोग पहले कहाँ रहते थे और किस तरीके से फिर घरों में रहना शुरू किए, समाज में रहना शुरू किए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में है, कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, यानी कहाँ पर सबसे पहले लोग रहते थे, नर्मदा पे, नर्मदा नदी जो नहीं कि मध्य प्रदेश में जो स्थित है, वहाँ पर लोग कई लाख वर्ष पहले रहते थे। यानी कि लगभग आपको बता दें तो 20 लाख वर्ष पहले लोग यहाँ पर रहते थे, आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखते थे जो ये लोग यहाँ पर रहते थे वो क्या थे, तो वो उसमें से कुछ कुशल संग्राहक थे। और कुशल संग्राहक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो लोग जो है इकट्ठा करते हैं, जो लोग संग्रह करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, जैसे भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है, फलों को इकट्ठा करना, ये अनाजों को इकट्ठा करना, तो उन्हें ही संग्राहक कहा जाता है। जो भी चीज़ें कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, भविष्य में उसको उपयोग के लिए, उसे ही संग्राहक कहा जाता था। तो उसमें से कुछ कुशल संग्राहक थे जो भोजन जो है किससे पाते थे, तो जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर जो है कि निर्भर रहते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। यानी उनका भोजन क्या था, तो जड़ हो सकते थे, फल थे, जंगल के उत्पाद थे और जानवर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ जो कि आज पाक और अफगानिस्तान सीमा पर है। ठीक है, यानी पाक मतलब कि पाकिस्तान। ठीक है, इस स्थान पर 8000 वर्ष स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को क्या किया, अपनाया, यानी कि उपजाया और आरंभ किया। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि 8000 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष यहाँ पर दिया है, 8000 वर्ष पहले लोग कहाँ रहा करते थे, तो आपको ये याद रखना है, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में। तो इन्होंने सबसे पहले जो है गेहूं और जौ फसलों को क्या किया, यहाँ पर उपजाया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को क्या किया, पालतू बनाया, और ये लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि 8000 वर्ष पहले लोग जो रहते थे वो लोग कहाँ पर रहते थे, तो आपका ऑप्शन आ सकता है कि गाँव में रहते थे। उसके बाद दिया है नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में कहाँ, गारो, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में तो दिया है कि गारो जो कि कहाँ पर है, असम में है, और विंध्य पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, कहाँ पर, ठीक है, सर्वप्रथम चावल जो है विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। तो आपको याद रखना है, जो विंध्य पहाड़ियाँ थी सबसे पहले चावल इसके उत्तर में उपजाया गया। ठीक है, और जो असम है वहाँ पर जो है कि कृषि का विकास हुआ। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब आते हैं सिंधु एवं सहायक नदियों के बारे में। तो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले कहाँ पर, सिंधु के सहायक नदियों के आसपास।
दिया है गंगा व तटवर्ती इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक कि सिंधु और सहायक नदी के आसपास जो नगर फले फूले वो कितने वर्ष पहले, तो 4700 वर्ष पूर्व। वहीं पर अगर गंगा के आसपास की नदियों की बात करें तो ये 25 वर्ष पूर्व। दोनों में ये अंतर है। ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। गंगा में 2500 वर्ष पूर्व और सिंधु एवं सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी की बात करें तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में किसकी स्थापना की गई, तो मगध की स्थापना की गई। ये भी आपका पूछा जाता है कि गंगा के जो दक्षिण भाग थे उनको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि देश का नाम जो है कि इंडिया कैसे पड़ा। दिया है इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सिंधु कहा जाता है। ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दिया है कि यूरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि इंडोस अथवा हिंडोस किसने कहा था, तो किसने कहा था, ईरान और यूनानियों ने। और इस नदी के पूर्व के भूमि को प्रदेश को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, तो आपको याद रखना है इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। उसके बाद दिया है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए जो है कि यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो ये जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके बारे में हम कैसे जानें, तो सबसे पहले बात आती है पांडुलिपियों के द्वारा हम जान सकते हैं। आखिर ये पांडुलिपियाँ होती क्या हैं, तो पांडुलिपियों का मतलब होता है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिए पांडुलिपि के बारे में कि ये जो है जो होती हैं पुस्तकें क्या होती हैं, हाथ से लिखी होती हैं। और ये पुस्तकें लिखी किस पे जाती हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यह ताड़ के पत्तों और भुर्ज पेड़ की छाल के ऊपर जो है कि लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं ये ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित जो भोजपत्र होता है उस पर जो है कि ये लिखी जाती हैं। उसके बाद दिया है कि अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से होता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो देखिए इस पे जो है कोट वाले क्वेश्चंस अधिक बनते हैं कि पांडुलिपियों में जो है किसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से ध्यान लीजिए, धार्मिक मान्यता की चर्चा मिलती है, व्यवहार की चर्चा मिलती है, राजाओं के जीवन की चर्चा मिलती है, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या करती हैं, चर्चा जो है कि पांडुलिपियों के अंदर देखने को मिलती है। अब ये पांडुलिपियाँ लिखी किस में जाती थी, तो यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखी हैं। यह संस्कृत, प्रकृति व तमिल भाषा में लिखे हैं और प्रकृति जो है आम लोगों की भाषा थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभिलेख। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख क्या होता है। तो दिया है कि अतीत के बारे में जानने का एक और स्रोत अभिलेख होता है और यह कठोर सतह पर क्या किए जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं या उकेरे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये पत्थरों, धातुओं, इस तरीके से जो कठोर सतह होती है इन पे ये उकेरे जाते हैं या फिर उनके खुदर कर इसको लिखा जाता है। तो ये होता है अभिलेख। ये भी अतीत के बारे में जानने का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पुरातत्वविद क्या होते हैं। तो वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे कि पत्थर व ईंट से बनी इमारतें हो गई या अवशेष हो जाते हैं, चित्र होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, इन वस्तुओं का क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं कौन, पुरातत्वविद। उसके बाद दिया है इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहासकार कौन होता है। तो जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं ना और तिथियों का अर्थ निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बीसी का मतलब क्या होता है। तो बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं, ईसा पूर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले वाले समय को हम बीसी कहते हैं। उसके बाद एनो डोमिनी, ईसा ईस्वी जिसको कहते हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं या एनो डोमिनी कहते हैं।
एक चीज़ शॉर्ट में एक चीज़ आपका रिवीजन करा देते हैं छोटा सा। कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये लोग 8000 वर्ष पूर्व लोग कहाँ रहते थे? तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में रहते थे। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है कि कहाँ पर फले फूले? सिंधु नदियों के आसपास। और कितने वर्ष पूर्व? तो 2700 वर्ष पूर्व। वहीं गंगा घाटी के नगर जो है मगध की स्थापना की गई, और वो कब की गई? तो आपका 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लास 6 का। तब आगे चलते हैं, अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। उसके बाद आरंभिक मानव की खोज के बारे में, यानी उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है कब रहा है और कब नगरों का विकास हुआ, पहले चैप्टर में हमने ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसमें पुरातत्वविद, इतिहासकार, अभिलेख और पांडुलिपि, ये 4 इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है। अब आते हैं आरंभिक मानव की खोज के बारे में कि आरंभिक मानव जो है किस तरीके की जो है कि खोज किया, कितने समय में, और क्या क्या चीज़ें उस समय जो है खोज में आई, विकसित हुई। दिया है सबसे पहले आरंभिक नगर। उसके बाद एक पॉइंट आता है आखेटक। आखेटक क्या होते हैं? तो जो लोग शिकारी होते थे उन्हें ही क्या कहा जाता था? आखेटक कहा जाता था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और जो शिकार करता है उसे कहा जाता है आखेटक। खाद्य संग्राहक वो होता है जो क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है, अनाजों को इकट्ठा कराता है। पहले ही मैंने इस चीज़ को बता दिया। तो दिखा है कि यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। वही आपको बताए, वहाँ पर लिखा था नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश में लोग कई लाख वर्ष पहले वहाँ रहते थे। तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले लोग रहते थे, और ये इन्हें भोजन का इंतजाम करने की विधि पर नाम दिया गया है। यानी कि वो भोजन का क्या करते थे? भोजन को इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे, इसी वजह से उन्हें संग्राहक कहा गया। और वो शिकार करते थे, इसलिए उनको आखेटक भी कहा गया। तो भोजनों का यानी जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियों को और अंडे को क्या करते थे? ये इकट्ठा करते थे। किसके लिए? भविष्य के प्रयोग के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको खाद्य संग्राहक कहा गया। उसके बाद दिया है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उसका कुछ कारण रहा होगा। जब भी कोई एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसका कुछ न कोई तो कारण बनेगा। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, कि उनके एक जगह से दूसरे जाने का कारण क्या होता है। दिया है पहला कारण कि भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। सिंपल सी बात है, जब वो एक जगह पे रहते थे तो वहाँ पे जब वो भोजन जितनी भी सामग्री होती थी, जब वहाँ का भोजन समाप्त हो जाता था, तब ये क्या करते थे? उस जगह से हट करके भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर ये जाते थे। उसके बाद दिया है कि चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। यानी पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था इन्होंने, तो उनके चारा के लिए और अपने भी भोजन के इकट्ठा के लिए और जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे भी ये कभी कभी दूर चले जाते थे। उसके बाद ये मौसम के हिसाब से भी क्या करते थे? और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे गर्मियों के दिन में हर जगह पानी जो है कि सुविधा नहीं होती है, तो इस तरीके से मौसम के अनुसार भी ये क्या करते थे? अपना स्थान बदल देते थे। उसके बाद दिया है कि इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के क्या किए? औजार भी बनाए। अब उसके बाद बात करते हैं पुरास्थल क्या होता है। तो उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, उसको कहते हैं पुरास्थल। याद रखेंगे, ठीक है। यानी पूरा का मतलब होता है पुराना, स्थल का मतलब होता है जगह, यानी वह ऐसी जगह, ऐसी पुरानी जगह जहाँ पर क्या मिल जाए? कुछ पुराने समय के अवशेष मिल जाएं, बर्तन मिल जाएं, औजार मिल जाएं, उन्हें कहेंगे पुरास्थल। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इससे क्वेश्चन आपका 100% आता है भीमबेटका। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें तो इससे शॉर्ट नोट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आप खोज लेंगे, पूरा वीडियोस देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि हाँ इससे भी छोटा आपको नोट्स जो है मिल सकता है। और ये भी आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, इसी के अंदर से ही जो कुछ आपका पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियोस आप लास्ट तक देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन करने बैठिए, आप बेझिझक जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इसको बाद बता देते हैं कि इसका लिंक, इस जो है नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपको पेड जो है कि मिल रहा है सारी चीज़ें, वहाँ पर आपको ये नोट्स फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री। ठीक है, वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। एक बार पूरे क्लास को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस नोट्स को लीजिए, नोट्स को ले करके आप इसको रिवीजन करिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरा हिस्ट्री कराएंगे, पूरा जियोग्राफी कराएंगे, पूरा पॉलिटी कराएंगे
और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सभी की मैराथन क्लासेस मैं आपको इसी तरीके से देने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अभी भी आपके पास बहुत समय है, 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी जो है कि कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है और इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि किन जगहों पे गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। तो जहाँ लोग रहते थे नर्मदा घाटी के पास स्थित है। तो भीमबेटका एक स्थान है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी के पास स्थित है और इस स्थान पर पूरा स्थल पर गुफाएँ और कंदराएँ मिली हैं। उसके बाद कुरनूल गुफाओं में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो यह आज जो आधुनिक समय में जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राख के अवशेष कहाँ से मिला है, तो कुरनूल गुफा से मिला है। और ये भी माना जाता है कि आग का जो राख मिला है वो आग का इस्तेमाल किस लिए करते रहे होंगे, तो प्रकाश के लिए करते रहे होंगे, मांस को भूनने के लिए करते रहे होंगे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए जो है आग का प्रयोग होता रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, ये माना जाता है। आगे दिया हुआ है लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की क्या हुई संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली जो है कि उस समय क्या हो गया, महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। वहीं पर दिया है कि प्रारंभिक पशुपालक और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। बुर्ज होम जो स्थान पूछा जाता है आपका कि कहाँ पर वर्तमान समय में स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। दिया है कि बुर्ज होम जो कि आधुनिक कश्मीर में है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कुलडियावा आपका मध्य प्रदेश में है, दाओजली आपका असम में है। तो ये आपका पूछा जा सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बुर्ज होम में जो कि वर्तमान कश्मीर में है, तो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्तवास का अर्थ क्या है या फिर गर्तवास किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो लोग गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, और जो कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि कितना जो है बेहतरीन नोट्स आपके पास मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको लग रहा है कि आपके लिए जो है थोड़ा सा भी अगर मेहनत किया गया है, थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लग रहा है चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करें दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि इससे होगा क्या कि अगर आप इस पर सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि हम और भी आपको अच्छा कॉन्टेंट दे पाएँ, आपके लिए और भी मेहनत करें और आपका रिजल्ट बेहतर बने। ठीक है, तो आगे देखिए मेहरगढ़ के बारे में दिया हुआ है कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है कि 8,000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था और यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर? ये मेहरगढ़। तो याद रखेंगे मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, तो 8,000 साल पहले हुआ और यह स्थान है कहाँ, तो ईरान जाने वाले रास्ते में है और यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल क्या है, स्थान है मेहरगढ़। दिया है कि इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए यही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद दिया है कि मेहरगढ़ में कब्रों के साथ जो है सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, ये आपका पूछा गया। और यहाँ एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है, जैसा कि उस एनसीईआरटी बुक में चित्र में दिखाया भी गया था। ठीक है, तो वहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें आपके लिए ली हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, हर एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि इससे छोटा आपका नोट्स नहीं बन सकता है। यानी हर एक लाइन आपके लिए एक क्वेश्चन से बढ़कर है। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन एक लाइन से आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण का मतलब है कि यह 2 शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है और इसे 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट सकते हैं। यानी पूरा पाषाण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष के काल को कहते हैं। इसको आरंभिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करें तो 12,000 से 10,000। इस काल को पर्यावरणीय बदलाव भी मिलते हैं, मानी इसी
काल में जो है सबसे जो है कि ज़्यादा जो है जलवायु परिवर्तन हुए थे, ठीक है। उसके बाद दिया है नवपाषाण काल, तो ये जो है 10,000 साल पहले से शुरू हुआ और ये थी अगले युग की शुरुआत। तो ये चीज़, ये समय आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आरंभिक मानव की खोज के बारे में। तो आगे देखते हैं हम लोग आरंभिक नगर के बारे में। तो शुरू करेंगे यहाँ पर हड़प्पा से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हड़प्पा की कहानी। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो याद रखेंगे हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट जो है विकसित हुई थी और यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। ये पॉइंट अब अभी आप पढ़े हैं कि सिंधु के आसपास जो नगर फले फूले थे वो कितने 100 साल पहले हुए थे, तो 2700 वर्ष हुए थे और यही थी क्या, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद दिया है कि हड़प्पा नगरों की जो विशेषता थी तो क्या था, इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में क्या कर सकते थे, बांट सकते हैं। पहला हिस्से को नगर दुर्ग कहा जाता था और दूसरे हिस्से को निचला दुर्ग या निचला नगर कह सकते हैं। यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था और क्या होता था, ये अपेक्षाकृत छोटा था। और निचला जो नगर था यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था और यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में दिया है कि इस नगर में विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्नानागार, आपका विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह भी मिले हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। भंडार गृह और स्नानागार ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा में भंडार गृह भी मिले हैं और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से आपके अग्निकुंड मिले हैं। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भवन और नाले और सड़कों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके की भवन जो है देखने को मिले हैं, नालियों की व्यवस्था क्या थी, पानी जल निकासी की व्यवस्था क्या थी, सड़कें किस प्रकार की थी, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग जो है कि स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आप समझ सकते हैं कि 4700 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा की सभ्यता थी उस टाइम पे भी, जिस समय आज हम लोग इतनी तकनीकी युग में ये काम कर रहे हैं, उस टाइम पे लोग इस तरीके का काम किया करते थे। पानी की व्यवस्था और स्नानागार एक अलग से, साथ में कुआं, और ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि, और पक्की नाली की व्यवस्था। तो आप सोच सकते हैं कि जो है उस समय की मानव सभ्यता भी क्या थी, काफ़ी विकसित थी, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि उन लोगों का नगरीय जीवन किस तरीके से था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, देखने से ये पता चलता है। और नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लिपिक बात करते हैं। लिपिक क्या होते थे, तो कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे के औजार मिले थे, हथियार मिले, घने बर्तन बनाए जाते थे, चांदी और सोने के गहने, बर्तन बाट, और उसके बाद चट पत्थर, मनके, कार्नेलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप देख सकते हैं कि नगरीय जीवन में वो इस तरीके से जीवन अपना निर्वाह करते थे। यानी कि आप सोच सकते हैं जितने आज आप ढूंढते हैं शिल्पकारों को, कामगारों को, उस समय भी ये चीज़ें होती रही हैं। कोई औजार बनाता था, तो कोई मनका बनाता था, तो कोई बहुमूल्य पत्थरों को काट करके नक्काशी किया करता था, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीज़ें लोग किया करते थे। यानी उन लोगों का नगरीय जीवन इस तरीके से व्यतीत होता था। उसके बाद ये आपका पूछा जाता है फ्यांस क्या है। फ्यांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। तो ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया एक पदार्थ होता है, उसे ही कहा जाता है फ्यांस।
तो याद रखेंगे, बालू या स्टिक पत्थरों के चूड़ों को गोंद में मिलाकर तैयार किए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्यांस कहा जाता था। आगे देखिए, उसके बाद कच्चा माल। कच्चा माल आप समझ सकते हैं कि किसे कहा जाता है। आज के भी समय में हम लोग उसको कच्चा माल ही कहते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कच्चा माल कहा जाता है। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले क्या होती थी? कपास की खेती होती थी, और ये उस समय क्या था? तो कच्चा माल था, क्योंकि ये भी क्या हुआ जा रहा है? किसानों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है इसका, तो ये भी क्या कहलाया है? तो ये कच्चा माल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछ भी सकता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल जो है पहले हुआ करती थी? तो आपका 7000 साल पहले। ठीक है, चलिए देखते हूँ आगे। देखिए, कच्चे माल का आयात जो है कि कहाँ कहाँ से होता था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिया है कि तांबा जो है राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था, सोना जो है कर्नाटक से, टीन जो है ईरान से, और बहुमूल्य पत्थर जो है कि आपका गुजरात से मंगाया जाता था। तो ये कच्चे माल का आयात हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, भोजन। ये लोग भोजन कैसे मतलब जो है कि अपना करते थे? भोजन की व्यवस्था कैसे करते थे? तो हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, ठीक है, उसके बाद धान, तिल और सरसों उगाते थे। और जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा, ऐसा जो है कि सोचा गया है देख करके वहाँ के लोगों को। दिया है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे, और बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा झीरट जैसे जानवरों का शिकार करना, ये जो है भोजन का जो है मुख्य साधन रहा है उन लोगों का। उसके बाद दिया है धौलावीरा के बारे में, जो कि आधुनिक गुजरात में है। तो देखिए, दिया हुआ है कि खदीर बेट के किनारे बसा था। जो धौलावीरा है ये गुजरात खदीर बेट के किनारे बसा था। इन नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारी बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। धौलावीरा आपका गुजरात में है। ये जो है खटीर बेट के किनारे बसा है। इसमें 3 भागों में नगरों को बांटा गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लोथल की बात करें तो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। ठीक है, तो याद रखना है, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबर नदी उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ पर शंख, मुहर, मुद्रांकन तथा मुहरबंदी और भंडार ग्रह मिले हैं। कहाँ पर? लोथल में। ठीक है, आगे देखिए, सभ्यता के अंत के कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण, नदियाँ सूख गई होंगी, इस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। जंगलों का विनाश हो गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, चारागाह समाप्त हो गए होंगे, इस वजह जो है इस सब, या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, या युद्ध। ये सारी चीज़ें जो हैं कि इनके जो पतन का हो के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर आपका 3rd कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर 4। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास जो है कि बहुत ही अच्छी लग रही होगी, आपको बेहद ही पसंद आ रही होगी, और आपको चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, अगर पूरा वीडियोस देख लेते हैं ना, तो गारंटी है कि आपका कोई भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप हमारे साथ इस तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप लास्ट टाइम जिस दिन एग्ज़ाम देने जाइए उसके एक दिन पहले आप रिवीजन कर लीजिए। गारंटी है कि आपका 60 में से 50+ जो है मार्क्स देखने को आएंगे, क्योंकि कुछ पैडागॉजी भी हैं। पर रिसर्चिव पैडागॉजी की मैं मैराथन क्लास आपके लिए निश्चित रूप से एक लेकर आऊँगा, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे पैडागॉजी को डिस्कस करेंगे, और वो भी जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, उसके बारे में जान लेते हैं। दिया है प्राचीनतम ग्रंथ वेद। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ आपका पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इस वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। और वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने किया है। वेद 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग डीपली थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में दिया है कि यह सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है।
दिया है कि ऋग्वेद की भाषा प्राकृति ठीक है, प्रकृति संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, कि अग्नि, इंद्र और सोम ये जो है किस ऋग्वेद में इनका वर्णन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किन देवताओं का जो है कि जिक्र किया गया है। उसके बाद दिया है कि भुज वृक्ष, तो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया, और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे दिया हुआ है प्रार्थनाओं के बारे में। तो प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मवेशियों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों की अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे कि ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। उसके बाद दिया है लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार, समुदाय और निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। उसके बाद दिया है कि लोगों के लिए जो शब्द है किस तरीके से, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान तथा संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी कि लोगों का नामकरण, यानी कि लोगों का व्यवसाय के नाम पे उनका नामकरण कर दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था वर्डों में, ठीक है। जैसे दिया हुआ है काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में, ठीक है, काम के आधार पर जिनको बांटा गया था, ऐसे 2 समूह थे, एक पुरोहित और दूसरा राजा। तो दिया है कि जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ व अनुष्ठान कार्य करते थे। यानी जो पुरोहित होते थे इनका काम क्या था, तो इनका काम था अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान कार्य करना, ठीक है। उनको इनके काम के ही आधार पर इनको नाम दिया गया था क्या, पुरोहित। राजा क्या होता था, तो यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे, ये महल में रहते थे और न राजधानियाँ ही और न ही सेना रखते थे। तो ये भी चीज़ें याद रखना है कि आधुनिक समय से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राजा शब्द दिया गया है कि ये महल में, उस समय के जो उस समय राजा बोला गया है, जो नाम दिया गया है, तो वो लोग महलों में नहीं रहते थे, ना सेना रखते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ना ही वो राजधानियाँ भी बनाते थे। आगे दिया है कि और ना ही वे कर वसूलते थे, और ना ही उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक बनता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि नहीं थी, जो बाद में हुई। उसके बाद दूसरा जो कारण दिया हुआ है जनता व पूरे समाज के लिए, तो जन इसका प्रयोग आज भी होता है। जनता व पूरा समाज के लिए जो कार्य करता था उसको क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, जो आज भी प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द था विष, यानी जिसका वैश्य शब्द निकला है, यानी उसी शब्द से क्या निकला है, वैश्य शब्द निकला है। और जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को क्या कहते थे, आर्य करते थे, और विरोधियों को दास या क्या कहते थे, दास्यु कहते थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये उनके नाम काम के आधार पर उनका दिया गया नाम है। उसके बाद दिया है कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण जो कि यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, वैश्य जो कि व्यापारी होते थे, क्षत्रिय जो कि सेना होते थे, और शूद्र जो कि दास होते थे। तो ये 4 वर्णों में जो है कि पूरा समाज बटा हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है महापाषाण, तो 3000 साल पहले जो है कि शुरू हुई थी ये, और ये शिलाखंड महापाषाण, यानी कि महा मतलब बड़ा होता है, पाषाण यानी कि पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने और घोड़े के कंकाल जो है कि मिले हैं। और महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग से क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद दिया है इनाम गांव, इससे क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। दिया है 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो ये आपका पूछा जाता है कि इनाम गांव में जो है किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था, या फिर इस तरीके से आपका पूछा जाता है कि गड्ढे में सीधा कहाँ जो है कि लिटाकर दफनाया जाता था। तो इनाम गांव में उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें जो है घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिया जाता था। और इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। और जानवरों की हड्डियाँ मिली, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी क्या की गई हैं, वहाँ पर
पाई गई हैं कहाँ पर, इनाम गांव में। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है कि कंप्लीट होता है चैप्टर जो है कि 4 और शुरू होता है चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की हिस्ट्री का। आगे देखिए दिया हुआ है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दिया है 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद दिया है शासक, किस तरीके से शासक बने और किस तरीके से जो हुआ रहते थे। तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए और अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। तो याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जन के बसने की जगह क्या क्या आ जाता है, जनपद। उसके बाद दिया है अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो यह यज्ञ यह यज्ञ में राजा जो रंक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे रामायण में कि ठीक है, जब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद श्री राम जी ने क्या किया था, अश्व को छोड़ा था, ठीक है, जहाँ पर लवकुश की लड़ाई हुई थी। तो उसी तरीके से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि उस समय अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा जो होते थे अपने घोड़े को छोड़ देते थे। अगर उस राज्य के राजा ने जो है उस घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब वह राजा ने हार स्वीकार कर लिया, ठीक है, इस तरीके से माना जाता था। और यदि किसी ने अश्व को रोक दिया तो उससे जो है कि उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। दिया है कि यज्ञ जो है पुरोहित द्वारा संपन्न होता था, पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं। और विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था, कहाँ पर, यज्ञ में। उसके बाद दिया है वैदिक, उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। तो ये जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया और उनका काम के आधार पर। तो पहले ब्राह्मण दिया है, ब्राह्मण जो है वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ किया करते थे। क्षत्रिय जो कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करते थे। वैसे जो है कि कृषि, पशुपालक और व्यापारी थे। और शूद्र जो है कि 3 वर्णों की सेवा करते थे। ये जो तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा करना का किसको काम था, तो ये शूद्रों का काम था। आगे देखिए जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। ये कुछ जनपद थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जनपदों के नाम दिया है, जैसे कि दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर, ठीक है। ये वहाँ के जगहों के बारे में दिया हुआ, एटा, अतरंजी, खेड़ा। चलिए देखिए, अभी जनपद हम लोगों ने पढ़ा, अब देखते हैं महाजनपद क्या होता है। तो लिखा है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण करना क्या हो गया था, सरल हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कर। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। उसके बाद दिया है अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल का उपज का 1/6 हिस्सा कर लेते थे, कौन, राजा लोग। उसके बाद दिया है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों के राजा के लिए महीने में 1 दिन का क्या करना पड़ता था, फ्री में काम करना पड़ता था, ठीक है। ये उनका कर के रूप में योगदान था। पशुपालक की बात करें तो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था पशुपालकों को। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। खेटकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, किसको, राजा को। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कृषि में परिवर्तन किस तरीके से आया और किस तरीके से लोगों ने कृषि करना आरंभ किया। तो दिया है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। दिया है पहला एक कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी पहले लकड़ी के होते थे, जिससे जो है थोड़ा सा कठिन होता था जुताई करना, और लोहे के होने के बाद कठोर ज़मीन को भी आसानी से क्या किया जा सकता था, खुदाई किया जा सकता था, यानी जोता जा सकता था। इससे फसलों की क्या हो गई, उपज बढ़ गई, क्योंकि जो मिट्टी थी वो अच्छे तरीके से जो है उसको जोता जा सकता था, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से उर्वरा बनाया जा सकता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले से की तुलना में
बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी क्या होने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए लिखा है मगध के बारे में। तो लिखा है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के कामों में लगाया जाता था। मगध की बात करें तो बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। उसके बाद अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अजातशत्रु ने। महापद्म नंद की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण शासक थे ये महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना शहर है, को राजधानी बनाया गया। वज्जी क्या थी, तो वज्जी इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी और यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गढ़ थी, यानी कि संघ थी। इन गढ़ संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी राजा होते थे। दिया है कि 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है 5 कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार, यानी कि बदलाव आए हमारे समाज में, कुछ नए विचार आए। ठीक है, कुछ धर्म परिवर्तन देखने को मिले, उन सब चीज़ों के बारे में हमको इन चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बचपन का नाम इनका क्या था, तो सिद्धार्थ था। जन्म स्थान की बात करें तो 563 ईस्वी ईसा पूर्व जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। कुल इनका शाक्य था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। यहाँ पर कुशीनगर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारनाथ में यहाँ इन्होंने दिया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोधगया में, और जीवन का अंत जो है कि 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। अब चलिए देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति जो है कि कहाँ पर हुए और किस तरीके से हुए। तो ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बुजुर्ग, बीमार, मृत साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। कौन, गौतम बुद्ध ने अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए और पहली बार सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य की बात करें तो आनंद और रूपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी और बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति को बताते हैं और सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया है, जो कि आप देखे भी होंगे। प्रमुख शिक्षा की बात करें उनकी तो जीवन कष्टों व दुखों से भरा है वह, और यह इच्छा एवं लालसाओं के कारण होता है। उनकी ये शिक्षाएं हैं कुछ प्रमुख। उसके बाद इस लालसा को उन्होंने क्या कहा, तृष्णा कहा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है कि इसका समाधान आत्मसंयम है और हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरा, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो विनय पिटक है, जिसमें जीवन की घटनाएं हैं। सुत्त पिटक है, जिसमें संघ के नियम हैं, और अहिधम्म पिटक है, जिसमें कि आध्यात्मिक विचार हैं। उपनिषद क्या है, तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन है उपनिषद क्या अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद खोजे गए क्या है, उत्तर है। तो ये है आपका बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैन धर्म। दिया है कि जैन जो है कि शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है उसका अर्थ होता है विजेता। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था और जिन्होंने जंबिक ग्राम में प्रथम उपदेश अपना राजगृह में दिया
और जीवन का अंत इनका जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद पावापुरी राजगिरी है बचपन का नाम था, ठीक है। वर्धमान महावीर, यहाँ पर बचपन का नाम उनका क्या था, तो वर्धमान था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक ऋषभदेव थे। तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और 24वें महावीर जैन एवं वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे ये। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें जो है कि ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्रकृति में दी। इन्होंने त्रिरत्नों को बताया, जिसमें कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। और जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो इतना आप शॉर्ट में याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसके बाद दिया है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, यानी व्यापारियों ने ज़्यादातर जो है किसका समर्थन किया, जैन धर्म का। उसके बाद दिया है कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं जो है मौखिक रहीं, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभिक नामक स्थान पर यह लिखी गई थी। उसके बाद दिया है संघ क्या होते थे, तो दिया है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। उसके बाद बिहार की बात करें तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। बिहार जो है, ठीक है, बिहार दान द्वारा भूमि पर बनाए गए थे। तो मतलब जो उद्यान बनाए उन्हें ही बिहार कहा गया, और जो बिहार बनाया गया था वो दान की भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर क्या करते थे, आते थे, और उसके बदले में क्या किया जाता था, उन्हें उपदेश दिया जाता था, यानी ज्ञान दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो दिया है कि जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का क्या कर दिया, विकास कर दिया, अर्थात आश्रम अर्थात जीवन के चरण। देखिए ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का क्या करें, अध्ययन करें। उसके बाद दिया है गृहस्थ, विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना को वानप्रस्थ है। संन्यास का मतलब सब त्याग कर सन्यासी बन जाएं। तो ये था चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर कंप्लीट शुरू होता है चैप्टर नंबर 7, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में, तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गाँव में किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और ये किसका जो है राजदूत था, तो राजा सेल्यूकस निकेटर। साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये साम्राज्य की राजधानी अलग अलग समयों पर बारी बारी से बनाई गई थी। उसके बाद दिया है प्रशासन के बारे में। तो साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। आगे देखते हैं पाटलिपुत्र। तो इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसके बाद दिया है तक्षशिला, उज्जैन। छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था, तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था, और इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। उसके बाद दिया है कि अन्य इलाकों में सिर्फ नदियां और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था।
वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में कंबल और दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर जो है कि क्या होते थे, भेंट में दिए जाते थे। आगे देखिए सम्राट अशोक। दिया है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश जो है कि पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर जो है अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। और अशोक का कलिंग युद्ध जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध है और कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध से उन्हें तृष्णा हो गई और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भविष्य में क्या करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि अशोक का धम्म क्या था। तो दिया है कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को क्या दें, निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी क्या किए थे, दूत भेजे थे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आगे देखिए दिया है लोहे के औजार और खेती के बारे में। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। दिया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम क्या थे। तो रोपाई जो है, कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय क्या किए गए थे, बनाए गए थे, जो कि कृषि उत्पादन में के लिए बढ़ाए गए कुछ कदम थे। अब देखिए गाँव में कौन रहते थे। तो उस महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पहला दिया है कि तमिल क्षेत्र में। तो दिया है कि बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहलाते थे। साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडसियार और आदिमई कहलाते थे। तो याद रखना है कि बड़े भूस्वामियों को क्या कहा, जो थे तमिल क्षेत्र में, उनको क्या कहा जाता था, तो वेल्ला कहा जाता था। और जो साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन को मजदूर कहा जाता था, दास को कैडिसियार और आदिमलई कहलाते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है तमिल क्षेत्र में। दूसरा दिया है देश के उत्तरी हिस्से में, तो ग्राम भोजक होते थे। तो गांव का प्रधान जो है, प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था। अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम लेता था और यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी क्या करता था, काम करता था। कौन? ग्राम प्रधान। उसके बाद दिया हुआ है स्वतंत्र कृषक। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। उसके बाद आ जाते हैं दास या कर्मकार। कौन होते थे? तो इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी, यह दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे, जैसे कि कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। तो ये सारे लोग थे जो दूसरों की ज़मीनों पे कार्य करते थे। आगे देखिए संगम साहित्य। तो दिया है कि तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। आहत सिक्के क्या होते हैं? तो सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले और चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का जो है कि कहा जाता था। आगे देखिए नगर। यह है कि अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का क्या एक केंद्र था और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी बना रहा है।
उसके बाद बात करते हैं शिल्प और शिल्पकार के। तो पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, जिन्हें अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे, जिन्हें शिरडी कहते थे। और काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना, सूक्ष्म निरीक्षण। तो दिया है कि अरिका मेड्डू यानी कि पुदुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और इस स्थान से भू मध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे। तो ये आपका पूछा भी जाता है, ठीक है। जो एफोरा होता है, इसमें दोनों तरफ से हत्थे लगे होते थे, ठीक है। तो ये आपका एक ध्यान देना है, इस पात्र के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 9, जिसमें कि हम व्यापारी राज्य और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए व्यापारी राज्य और तीर्थयात्री। दिया है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए ध्यान से, दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि काले सोने के नाम से किसको पुकारा जाता था, तो काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तटों से क्या थे, लगे हुए थे। उसके बाद देखिए राज्य। दिया है कि उस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। संगम मुवेंदार की बात करें तो तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया यानी कि चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, इन सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियंत्रित क्रम कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से क्या करता है, पता चलता है उसके बारे में। उसके बाद रेशम मार्ग की कहानी के बारे में, तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत, कताई और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा और चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दिया है कि चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे और 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कौन थे, तो कुषाण थे। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो कनिष्क था। उन्होंने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था।
उसके बाद बौद्ध धर्म में महायान का विकास की बात करें तो पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, निर्वाण की प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। उसके बाद दिया हुआ है कि लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। उसके बाद बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई और दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गया। तीर्थयात्री की बात करें तो भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले आया था। वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और उसके बाद इत्सिंग 50 साल पहले आया था। भक्ति की शुरुआत की बात करें तो देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, जिससे हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 10। तो दिया है कि नए साम्राज्य और राज्य। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। यानी प्रशस्तियों में क्या लिखा होता है? तो राजाओं की प्रशंसा लिखी होती है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन भी था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कभी वो मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की है। दिया है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। और तीसरा इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। दिया एक कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। वंशावलियाँ क्या है? तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थीं और पिता जो है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। कौन? महाराजा धीराज की। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में बात करें तो 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का सफर वर्णन है। चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका जो है विस्तृत विवरण इसमें किया है। थानेसर के राजा बने। मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में भी सफलता मिली थी। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रशस्तियों के बारे में। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। और रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से क्या किया था? रोका था। आगे देखते हैं तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए जो है कि बदलाव आए और कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए और कभी कभी एक ही व्यक्ति जो है कि
कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख जो है व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था और वहाँ पर एक नए प्रकार की जो है कि सेना के बारे में बताया गया है। तो सामंत भूमि से जो है कि क्या करते थे, तो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और साथ ही वे इससे युद्ध के लिए क्या करते थे, तो हथियार भी जुटाते थे। उसके बाद दिया गया है दक्षिण के राज्यों में सभाओं के बारे में। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण और सनीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम जो है कि करती थी। और नगरम की बात करें तो व्यापारियों के संगठन का ये नाम था नगरम और संबतम। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ठीक है। उसके बाद कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम है, ये भी आपका इसमें दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए आपका चैप्टर नंबर 11, इसमें जो है कि आपका इमारतें और चित्र और किताबों के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले लौह स्तंभ के बारे में दिया है। महरौली जो कि आज आधुनिक दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें की बात करें तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है और डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत या हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप की बात करें तो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है और बाद के कल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। आगे देखिए सांची का स्तूप। तो दिया है कि मध्य प्रदेश इस काल में कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे और भीतर गांव जैसे मंदिरों के उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जिसे यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। और महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर इसके जो है कि क्या है, एक उदाहरण है। आगे देखिए स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो पहला अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ठीक है। इस तरीके से जो है इमारतों का निर्माण होता था। उसके बाद पुस्तकों की दुनिया की बात करें तो 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। पुरानी कहानियाँ, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। और संस्कृत रामायण के लेखक जो है कौन है, तो वाल्मीकि माने जाते हैं। वहीं विज्ञान की पुस्तक के बारे में बात करें तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। शून्य की भी खोज कौन किया था, तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए कई चिन्ह आविष्कार किया। आयुर्वेद, प्राचीन भारत के आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक संहिता औषधि शास्त्र और सुश्रुत संहिता में
शल्य चिकित्सा के बारे में जो है कि बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर जो है 11 ख़त्म होता है क्लास 6 का, ठीक है। और वीडियोस हमारी लगभग 1 घंटे से अधिक की हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको यहीं पर जो है कि रोकते हैं और जो है यहाँ से यानी कि क्लास 6 का आपका एक वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो क्लास 7 और 8 का जो है हम दूसरे वीडियो में कवर करना चाहेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। इससे आपको आसानी भी होगा पढ़ने में और समझने में भी। आपकी वीडियोस काफ़ी लंबी होंगी नहीं, जिसको आप जो है कि सेपरेट करके आराम से पढ़ सकते हैं। और उसका जो है नोट्स आपको लास्ट वाले वीडियोस के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए जो है कि थोड़ा सा भी अच्छा काम किया गया है। तो दोस्तों ये इस पूरे नोट्स को हम जो है कि कल के वीडियोस में देखेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे उसी सेकेंड पार्ट के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।